शिक्षा का उद्देश्य यह है कि मानवीय समस्याओं का समाधान आज के जो बच्चों में डिसिप्लिन है हाँ। और अनुशासन है, ये सारी चीजें कम होती जा रही हैं। क्योंकि अच्छी बातें हो रही हैं, जी है ना, 4 बातें ऐसी हो रही हैं जो कि उनको झकझोरेंगी अंदर से। जी। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। हम हैं ब्रजेश राजभर, कलाकार आप जब्बर फनकार। दोस्तों, अम्बेडकर नगर की सरजमी है और अम्बेडकर नगर हमेशा आज की डेट में शिक्षा में बहुत आगे चल रहा है। हमारे यहाँ से बहुत सारे आईएएस पीसीएस ऐसे पदों पे गए हुए लोग हैं। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे शिक्षाविद महान व्यक्तित्व की, जिनके बारे में थोड़ा सा मैं अगर कहना चाहूँ तो वो कम पड़ जाएगा। जहाँ आज के दौर में ऑनलाइन एजुकेशन है, उसके तहत इनके जो कार्य हैं, इनके पढ़ाए हुए बच्चे, इनके विद्यालय से निकले हुए बच्चे, आज ऐसी कोई संस्था नहीं है जहाँ पे ना हो। बहुत बड़े बड़े आईएएस पीसीएस जैसे पोस्ट को हासिल कर चुके हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं जय बजरंग इंटर कॉलेज के प्रबंधक माननीय शिक्षाविद श्री अंजनी वर्मा जी का द जब्बर पॉडकास्ट में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद। सर, आपका बचपन कैसा रहा? मेरा बचपन कुल मिला जुला करके शहर और गांव के बीच जी बीता है, तो मुझे दोनों परिवेश पता है जी कि गांव की लाइफ कैसी थी। जी क्योंकि प्राथमिक शिक्षा जी गांव में प्राप्त की और उसके बाद प्राथमिक के बाद जूनियर, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और उच्च शिक्षाएं जो है जी। शहरों में। जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता गया वैसे वैसे शहर का भी स्तर बढ़ता गया। बढ़ता है। यहाँ रामनगर से निकल के अयोध्या, पुराना फैजाबाद, जी उसके बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद नोएडा, जी तो लगभग महानगर तक का सफर शिक्षा में ही तय कर लिया था। जी तो इसलिए स्तरीय शिक्षा कैसी होनी चाहिए जी रीजन को देखते हुए जी। ये मुझे बेहतर तरीके से पता है। ये कहाँ से प्लान हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में एक योगदान देना चाहिए? देखिए, ये तो एक विरासत में मिला मुझे। जी मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री विक्रमाजीत वर्मा जी जी पेशे से खाद के व्यवसायी रहे, जी परंतु इस पिछड़े क्षेत्र में शिक्षा के अभाव को देखते हुए, जी एक अच्छी शिक्षा के अभाव को देखते हुए जी उन्होंने जय बजरंग की स्थापना की जी और विद्या भारती से संबद्ध करके चलाया इसे। जी तो उनके मृत्यु के उपरांत यह जी दायित्व मुझे मिला 2008 में, और 2008 से मैं इसको देख जी रहा हूँ और यह प्रगति पर ही चल रहा है अभी संस्थान। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, विद्यालय की कई शाखाएं बनी और शाखाएं इतनी थी कि आपको लगा कि अब मैनेज करना और एक अच्छा शिक्षा देना बच्चों को या फिर अपने अम्बेडकर नगर वालों को, ये कहीं ना कहीं जायज है। तो इसको देखते हुए क्या प्लान किया कि आपने आज थोड़े से ही विद्यालय या इसकी कुछ ही शाखाएं बची हुई हैं? देखिए, हमने जब देखा कि एक जुनून होता है जी हर व्यक्ति का जी कि हम कितना अधिक कर ले जाएं, जी तो मेरा ये जो जुनून था शिक्षा के क्षेत्र में कि मैं अधिक से अधिक शाखाएं जी अंबेडकर नगर में खोलूं। तो मैं जी मेरी 8 शाखाएं कुल जय बजरंग की संचालित थी। जी महुआ में संचालित थी, बस्तारी में थी, जी यहाँ गोवर्धनपुर में और रामनगर में तो ऑलरेडी जी थी ही। परंतु बाद में मुझे रियलाइज हुआ, कभी जब अनुभव होता है तो अनुभव के बाद रियलाइज हुआ कि यह मैं किस दिशा में निकल पड़ा हूँ। जी क्या मेरा उद्देश्य सिर्फ विद्यालय की शाखाएं बढ़ाना और छात्र की संख्या बढ़ाना है, या फिर एक क्वालिटी एजुकेशन दे करके देश के भावी नागरिकों को तैयार करना है? जी तो जब रियलाइजेशन मुझे हुआ तो मुझे लगा कि ये 8 शाखाएं चला पाना और अच्छे से चला पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। हम्म, तो मैंने उसको धीरे-धीरे लॉकडाउन के बाद कम करते हुए, और अब 4 शाखाएं जी हमारी रामनगर में जी। संचालित हो रही हैं और बहुत ही विधिवत संचालित हो रही हैं। और जैसे एक चीज ये भी देखने को मिला है कि आपके यहाँ से पढ़ाए हुए बच्चे, जय बजरंग इंटर कॉलेज से पढ़े हुए बच्चे आज उच्च संस्थानों आईएएस पीसीएस तक का सफर तय कर रहे हैं। इसका क्या रीजन रहा है? देखिए, रीजन मैं वही बताऊंगा, क्वालिटी एजुकेशन और जी साथ ही साथ अपने जी भविष्य परक जी हो करके शिक्षा को ग्रहण करना और शिक्षकों के द्वारा उसके लिए मोटिवेट करना जी लगातार। जी तो यह एक प्रकार से हमारे बच्चों के लिए काफी हितकर रहा जी कि वह अपने भविष्य को समझ पाए जी अपने बाल्यावस्था में। जी। जैसे आप जो आज का जनरेशन चल रहा है, यहाँ जी। एक मार पड़ी है सरकारी नौकरी की। क्या शिक्षा का मतलब एक सरकारी नौकरी ही हो सकता है या शिक्षा का मतलब और कोई उद्देश्य नहीं, हो सकता शिक्षा है? का उद्देश्य सरकारी नौकरी है ही नहीं। शिक्षा का उद्देश्य यह है कि मानवीय समस्याओं का समाधान जी करना। शिक्षा का उद्देश्य है कि एक सृजनशील प्रज्ञा जागृत करना। जी
तो सृजनशीलता हमें कम दिखाई पड़ रही है। यदि आप विश्व भर की बात करते हैं, जी, तो विश्व में एक बहुत बड़े स्तर पर युद्ध चल रहा है कई देशों के बीच, जी, और कहीं न कहीं कुछ न कुछ चला करता है, और उस युद्ध में विनाश ही हो रहा है, जी, सृजन नहीं हो रहा है नहीं हो कुछ। रहा। तो हम अगर शिक्षा के मूल उद्देश्य की बात करें, तो मानवीय समस्याओं का समाधान युद्ध नहीं है, जी, और ना ही ये जो शिक्षा है इससे हम सृजनशीलता को डेवलप कर पा रहे हैं। जी, ये हमें विनाश की ओर, हमें शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हम बम बनाना सीख लें, बंदूक बनाना सीख लें। जी, शिक्षा का उद्देश्य कुछ और है। वह अभी समझ पाना जी, तमाम विद्यालयों के लिए, उनके प्रबंधकों के लिए, शिक्षकों के लिए, प्रधानाचार्य के लिए जी, अभी बहुत दूर है। जी। जैसे आपने जय बजरंग इंटर कॉलेज को किस उद्देश्य और किस विजन से आगे बढ़ाने का काम किया? मेरा विज़न यही रहा है कि जो बच्चे हैं, वो एक सुयोग्य नागरिक बने, जी, जो सिर्फ़ किताबी ज्ञान ना ग्रहण करें, जी, बल्कि जो किताबों में सीखा है, जी, उसको अप्लाई भी करें, इम्प्लीमेंट भी करें। जी, उदाहरण के लिए मैं आपसे बताऊँ कि एक नर्सरी या कक्षा फर्स्ट के बच्चे से आप पूछिए कि ये सिग्नल क्या होता है, ट्रैफ़िक सिग्नल, जी, वो तुरंत बता देगा, और आप उससे पूछेंगे कि इसमें रेड लाइट पर क्या करना होता है, येलो लाइट पर, तत्काल बता देगा। जी, एक नर्सरी क्लास का 3 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा ये जान रहा है कि हमें सिग्नल पर क्या करना होता है। जी, परंतु यदि आप वही सिग्नल शहरों में जाके देखिए, कितने लोग फ़ॉलो कर रहे हैं। सभी लोग तो हम शिक्षा को सिर्फ़ अंकों तक सीमित कर दिए हैं, जी, कि आपको उत्तर दे देना और आपको 1-2 अंक मिल जाएँगे, जी, और उसके बाद अंक पाने के बाद उसका काम समाप्त हो गया। जी, अब उसको पालन नहीं करना जी, है। ऐसा कुछ हमारे बच्चों के दिमाग में भर दिया गया था जी, कि अंकों को लेकर के शिक्षा, और देखिए अंकों का ही युद्ध चल रहा है। आप देखिए 100% वाला फर्स्ट आ रहा है, सीबीएसई बोर्ड में 99% आ रहे हैं। जी, ये अम्बेडकर नगर में 99% हाईएस्ट जा रहा है। जी, तो ये अंकों का युद्ध चल रहा है, सृजनता का नहीं चल रहा है। जी। तो लेकिन ऐसा क्या करें कि वो सृजनता की तरफ बढ़े? शिक्षा सृजनता की तरफ बढ़ने के लिए हमें थोड़ी प्राचीन काल की जो शिक्षा रही है, और जी, बच्चों की ऐच्छिक शिक्षा पर जी, हम जोर दें। हम उन्हें सिर्फ माहौल दें, जी, हम उन्हें किसी पाठ्यक्रम में ना बाँधें। जी, और एनईपी 2020 जी, गवर्नमेंट ये लेकर के आ चुकी है, जी, और पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट ये 2029 में होगा। उसमें यही है कि नर्सरी से लेके सेकंड तक के बच्चों का कोई पाठ्यक्रम सुनिश्चित नहीं किया जी, जाएगा। कोई बैग बच्चे के लेके नहीं जाना, उसको कोई गृह कार्य नहीं देना, कोई कक्षा कार्य नहीं रहेगा। जी, उसको सिर्फ एक माहौल दे दीजिए जहाँ आकर के वो खुद सीखे। जी, आप सिर्फ उसको सपोर्ट करिए, उसको गाइड करिए, जो उसकी क्वेरीज़ है, जो उसकी जिज्ञासा है, उसको शांत करिए। जी, हमें किसी पाठ्यक्रम में बाँध के नहीं चलना, और ना ही मूल्यांकन होना है सेकंड जी, क्लास तक के बच्चों का कोई। तो ये है एनईपी 2020 जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अब लागू हो रही है जी, धीरे-धीरे पूरे भारत में, जी। यही है। लेकिन आज के दौर में आपने अभी कहा कि प्राचीनतम जो हमारी शिक्षा है, हाँ। उसको कहीं न कहीं हमें ग्रहण करना चाहिए। हुँ। लेकिन आज ये चीज़ देखा जा रहा है कि आज का जो युवा है, जो पढ़ रहा है, जो यूथ है, वो ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो हुँ। रहा है। देखिए, ऑनलाइन तो हमारी अब ज़रूरत है, क्योंकि हर एक विद्वान व्यक्ति तक हम नहीं पहुँच सकते हैं। जी, तो जैसे मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे, एक पॉडकास्ट के माध्यम से आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप अपने सोशल मीडिया हैंडल पे इसको पोस्ट करेंगे। जी, तो हम अगर यहाँ बैठ कर के ये बातें करें ऑफ़लाइन जी, माध्यम से, तो हमारे सिर्फ़ जो यहाँ 4000 बच्चे जय बजरंग समूह के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, जी, ये बात उन्हीं तक और उनके अभिभावकों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच जाएगी। जी, परंतु इस सोशल मीडिया के माध्यम से यह बात लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक पहुँच सकती है। जी, तो इसलिए ज़रूरी है, परंतु किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है, जी, क्योंकि मोबाइल के अंदर सिर्फ़ हमारे पास एजुकेशनल ऐप्स नहीं हैं, जी, बहुत सारे डिस्ट्रैक्ट करने वाले भी ऐप हैं। जी, ठीक है, गेम्स हैं, और बड़े खतरनाक गेम्स हैं। जी, तो कई बार बच्चों को उनकी भी लत लग जाती है, क्योंकि हाथ में जब हमारे एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर अच्छाई भी है, बुराई पूरा भी है, तो वो बुराई भी कभी-कभी साथ में आ जाती जी। है उसके, बस इतना ही है जैसे इसमें। एक चीज़ हमने ये देखा है कि जो बुराई वाली चीज़ें हाँ, होती हैं बहुत सारे ऐप हैं, बहुत सारे गेम्स हैं, तो वो क्या करते हैं हमको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ हाँ। और ना कि जो अच्छी वाली चीज़ें हैं, उधर हम अट्रैक्ट होते हैं। हुँ, अच्छा हमारा माइंडसेट भी ऐसा होता है कि जो गलत चीज़ें होती हैं, हुँ, उनपे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। हुँ। तो जैसे जो युवा ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो क्या करें कि उनको अच्छाई की तरफ जाना है? इसमें हम जो कर सकते हैं, सबसे पहले अपने ऊपर इसको अप्लाई करना होगा, पेरेंट्स को, टीचर्स को, जी, क्योंकि बच्चे कई बार संस्कारित होते हैं जी, देख कर के। जी, जैसे अगर कोई बड़ा पैर छू रहा है, तो पैर छूने लगते हैं। जी, तो ऐसे ही बड़ा कोई मोबाइल चला रहा है, जी, तो वो भी मोबाइल की लत, हम उनको खुद चुप कराने के लिए मोबाइल हाथ में पकड़ा देते हैं। जी, पढ़ाने के लिए जो है कुछ उनको हम गीत, संगीत ऐसा कुछ लगा के दे देते हैं कि बच्चे उसमें, और वहीं से उनकी कहीं न कहीं जो है मतलब आदत और चीज़ों में पड़ जाती है, क्योंकि बच्चा इतना स्मार्ट है, उसको पता है कि और क्या चीज़ें हैं जी, इसमें।
तो आदत छुड़ाने के लिए एंगेज हमें उन्हें कहीं और करना होगा, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कुछ और डेवलप करना होगा, खेल कूद है बाहर, हमने उनको घर के अंदर बांध दिया। देखिए समस्या क्या है कि हमको खुद डर लग रहा है कि बच्चा दरवाजे से बाहर गया तो वो गलत संगत में चला जाएगा, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, उसको कुत्ता काट सकता है, उसको कोई जानवर परेशान कर सकता है, या उसको कोई किडनैप कर सकता है। तो हमारे अंदर बहुत सारा जो भय व्याप्त है वो बच्चे के लिए जो है वो काल बन रहा है। ये हमारा भय उसे खराब कर रहा है कि हम उसे घर के अंदर कैद कर दिए, टीवी मोबाइल तक सीमित कर दिए हैं। हमें उनको फ्रीडम देना होगा, हमें उन्हें स्वतंत्र छोड़ना होगा, और उस स्वतंत्रता के लिए हमें स्वयं माहौल बनाना है। बाहर अगर कोई किडनैप कर रहा है तो हमारे ही इंसानों में से ही कोई एक इंसान ऐसा है, तो हम खुद को पहले सही करें, फिर हम दूसरे को सही करने की सोचें। तो मतलब अगर कोई भी चीज है, पहले हमें खुद के ऊपर वो अप्लाई करना चाहिए, फिर इसके बस यही है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ऑनलाइन की, क्या जो ऑफलाइन एजुकेशन है जो अभी स्कूलों में दिया जा रहा है या आपके विद्यालय में, हर एक विद्यालय में दिया जा रहा है, क्या वो आज उतना जरूरी नहीं है जितना पहले जरूरी था? देखिए ऑनलाइन एजुकेशन जरूरी इसलिए है क्योंकि समय की बचत काफी होती है। पहले जैसे एक टीचर अगर एक कोशिका का चित्र बनाता था, एक बायो पढ़ाने वाला टीचर, तो उसका 40 मिनट का एक बेला होती है, उसका 20 मिनट तो उस चित्र को बनाने में बीत गया, ठीक है, और पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाया और फिर घंटी बज गई। और अगला टीचर आएगा तो वो चित्र तो मिटा ही देगा, फिर अगले दिन आएगा वो चित्र बनाएगा और शेष भाग उसका समझाएगा। ऐसे है तो हम ऑनलाइन माध्यम से, हमारे पास डिजिटल बोर्ड है, स्मार्ट पैनल्स हैं, हमने उसमें एक चित्र खोल दिया और उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर दिया, और बढ़िया रंग बिरंगा चित्र, एकदम साफ सुथरा चित्र उसमें दिखेगा, बच्चों का इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। तो जरूरी तो है ऑनलाइन शिक्षा, परंतु ऑफलाइन को भी हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा कई बार हमारी लिखने की आदत को और किताबों को पढ़ने की आदत को दूर कर रहा है। तो हम जब किताबों को नहीं पढ़ेंगे तो हमें क्या ज्ञान होगा। और दूसरा, जो ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे नॉलेज हैं जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, ऑथेंटिसिटी मतलब उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है कि कितना सही है, परंतु यदि कोई चीज लिखी हुई है किताब में तो वो प्रमाणिक है, क्योंकि वो पब्लिश हुई है गवर्नमेंट के द्वारा चेक करके। अदरवाइज मैं कोई भी चीज जो यहाँ मैं बोल दे रहा हूँ, जैसे इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ, लेकिन तो अगर यही मुझे किताब में लिखना होगा तो बड़े ही प्रामाणिकता के साथ लिखना होगा, साइंटिफिक थ्योरी के हिसाब से लिखना होगा, मनोवैज्ञानिक क्या इसका जो है प्रभाव आगे पड़ेगा, उन सबको ध्यान देते लिखने में व्यक्ति गड़बड़ी नहीं करता है जब किताब लिखता है। बोलने में कुछ भी मैं बोल दूं यहाँ, तो लिखा हुआ पढ़ना किसी किताब में, वो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ऑनलाइन। मतलब ऑनलाइन को कभी भी वो कवर नहीं कर पाएगा। जैसे एक चीज ये है कि जो एक कवि होता है या लेखक होता है, वो क्या करता है, अपनी बुक को या अपनी जीवनी जब व्यक्ति लिखता है तो उसमें वो पूरी जीवनी लिखता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि एक बुक को लिखने के लिए लोग 40-40 साल समय दे देते हैं। तो ये है, अनुभव ही है शिक्षा का मतलब, अनुभव। जैसे आप ये देखेंगे कि वैदिक काल की, अगर हमने प्राचीन शिक्षा की बात की, तो वैदिक काल में वेदों पर आधारित शिक्षा थी, और वेदों पर जो आधारित शिक्षा थी उसमें एक शिक्षक की न्यूनतम आयु जो थी वो 45 वर्ष थी, कि 45 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति शिक्षक नहीं बन सकता है। और उसका कारण यही था कि आपने जब जीवन जिया ही नहीं तो आप क्या सीख देंगे। अभी आज क्या है कि एक बच्चे ने 16 साल 17 साल में इंटर किया, 20 साल में उसने ग्रेजुएशन कर लिया, फिर 2 साल में उसने बीएड वगैरह करके 22 साल के बाद उसने अप्लाई कर दिया, 23 साल में वो टीचर हो गया। मतलब वो जिंदगी भर सिर्फ पढ़ा, मतलब उसने जब आंख खोली, जब उसको समझ विकसित हुई 2.5 साल 3 साल में, उसके माँ बाप ने स्कूल में डाल दिया, और जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई वो तुरंत पढ़ाने चला गया। उसने जीवन का कोई पहलू छुआ ही नहीं शिक्षा के अलावा, और वो शिक्षक बन गया। तो वो क्या सीख देगा बच्चों को? तो वो किताब से पढ़ा, वो किताबी ज्ञान ही बच्चों को आगे ट्रांसफर कर पाएगा। परंतु शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये पूरा एक जीवन का ज्ञान उड़ेलना होता है हमें, तो हमें वो देना है। तो और वैदिक काल में ये था। आज अगर ये अप्लाई हो जाए कि एक शिक्षक की न्यूनतम आयु 40 साल ही कर दी जाए, तो भी शिक्षा का स्तर काफी सुधर जाएगा। तो इसका मतलब, आपके कहने का मतलब ये है कि जो आज कम एज के लड़के पढ़ा रहे हैं, लड़कियां पढ़ा रही हैं, उसको चेंज किया जाना चाहिए और लगभग 40 साल की एज को ही रखना चाहिए। है क्या कि नैतिकता भी बहुत जरूरी है शिक्षा में। और मुझे लगता है कि एक उम्र दराज व्यक्ति, उम्र दराज यानी कि अगर 40, तो उसके अंदर थोड़ी बहुत नैतिकता आ जाती है। वो समाज देख लेता है, बहुत सारी सरकारी काम देख लेता है, उसको अनुभव हो जाता है बहुत सारी चीजों का। तो उस अनुभव को उस किताबी ज्ञान के साथ समावेशित करके फिर वो बच्चों तक पहुंचाएगा। अदरवाइज वो एक सिर्फ डिलीवरी मैन है। जैसे कि हमने आपसे कहा
कि ये सब्जेक्ट पढ़ा दो, तो वो सब्जेक्ट आपने एक किताब से लिया और जा करके बच्चों को बता दिया एज इट इज। तो आप क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट की डिलीवरी कर दे रहे हैं। तो आपका और कोई रोल नहीं रह गया। जो आपका ब्रेन का इस्तेमाल, आपके अनुभव का इस्तेमाल हमने शिक्षा में तो किया ही नहीं, हमने सिर्फ डिलीवर करा दिया, आपसे एक चीज दिया, भैया जाओ ये बच्चों को दे करके चले आओ। तो शिक्षक यही कर रहा है, वो डिलीवरी मैन बन चुका है। जैसे जो आज का युवा है, कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि जो उनके मम्मी पापा हैं इतने मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आज का युवा उनकी मेहनत को नहीं समझ रहा है, दिखावे के चक्कर में अपने भविष्य को खराब कर रहा है। हाँ, तो इस पे आप क्या कहेंगे? जैसे देखिए, माता पिता की मेहनत जरूरी है, मतलब वो मेहनत करेंगे तभी पैसा कमाएंगे, तभी किसी अच्छे संस्थान की फीस जमा कर पाएंगे। परंतु यह बात बच्चों के ऊपर दबाव की तरह नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चा आपसे पूछ करके नहीं इस दुनिया में आया है, आप उसे लाए हैं। तो ये माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि वो मेहनत करें। किसके लिए मेहनत करें? उस बच्चे के लिए मेहनत करें, उसके भविष्य के लिए मेहनत करें। अब बच्चा अगर उसको समझता है तो अच्छी बात है, उनकी मेहनत को। नहीं समझता है तो कोई बात नहीं, वो अपने तरीके से चीजों को करे। और मुझे लगता है कि यह दबाव कभी नहीं देना चाहिए बच्चों पर कि हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं यह बच्चों की मनोदशा को भी खराब करता है, वो कहीं ना कहीं उसे एक दबाव में डालता है। और कई बार जब बच्चे को लगता है कि माता पिता ने हमारे ऊपर इतना खर्चा किया, इंटर तक पढ़ाया, फिर कोचिंग में उनको कोटा भेजा या किसी भी शहर में भेजा, इलाहाबाद भेजा, और 3 साल तक उसने परिश्रम किया कि मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, और उसे बढ़िया रिस्पांस नहीं मिला, फिर वो उसी दबाव के चलते कि अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा माता पिता को, और वो कहीं जो है सुसाइड कर लेता है वो बच्चा। तो एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। जब हम बार बार उसको ये कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तो बच्चा साइकोलॉजिकल प्रेशर में रहता है। हमें उसे इस प्रेशर से दूर रखना चाहिए, उसको फ्रीडम देना चाहिए। अगर उसको दूर रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, दूर रखने के लिए क्या है कि हम सिर्फ वही है कि माहौल दें और वॉच करें, जहां उसकी कमी हो बस वहां पर हम उसको रोके टोके और सही सलाह दें। और दूसरा बात यह है कि हम अपनी इच्छाओं को उससे पूर्ण कराने की अपेक्षा ना रखें। हमारी इच्छा है कि एक डॉक्टर बन जाए हमारा लड़का, इस फील्ड में बड़ा पैसा है तो ये बन जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, तो हम अपनी इच्छाओं को उसकी इच्छा के अनुसार उसको चलने दो। उसका मन है जो पढ़ने का वो पढ़े, ना पढ़ने का मन हो ना पढ़े। ठीक है, मतलब हमें लगता है कि सबको मतलब फ्रीडम का अधिकार है, तो एक बच्चे को भी फ्रीडम का अधिकार होना चाहिए। बस उस फ्रीडम में ये ना हो कि वो कोई गलत कार्य करे, किसी को परेशान करे, तंग करे, अनैतिक कार्य करे, ठीक है, या अव्यवहारिक कार्य करे, या देश के विरुद्ध कोई कार्य करे। मतलब ऐसा देश की गरिमा के विरुद्ध कोई कार्य ना करे, हमें इतना ही देखना है। बाकी वो अपनी राह बना लेगा। हमें लगता है कि हर कोई जो आता है क्रिएटर इस दुनिया में, वो सब अपनी राह बना लेते हैं। जैसे जो प्राइवेट विद्यालय हैं, आज कभी कभी क्या बहुत बार आवाज उठती है कि फीस महंगी हो रही है या बढ़ रही है, तो इस इशू को आप कैसे देखते हैं या कम कैसे किया जाए? तो महंगी है ही नहीं, ये हमारा सिर्फ मिसकंसेप्शन है। और क्योंकि हम उसे डायरेक्ट पे कर रहे होते हैं, जब हम खर्चा कोई सीधे तौर पे दे रहे होते हैं तो हमें दिखता है। यहीं पर पास में एक विद्यालय है, वहां पर लगभग कुल 12-13 सरकारी स्टाफ है, गवर्नमेंट स्कूल है, और वहाँ छात्र संख्या 100 है। और जो 12-13 टोटल स्टाफ हैं, उनके ऊपर जो टोटल सैलरी खर्च हो रही है हर महीने, वो लगभग 10 लाख खर्च हो रही है। 10 लाख को आप 100 बच्चों से डिवाइड करिए, कितना हुआ? लगभग 10,000 रुपए, एग्जैक्टली 10,000 ही हुआ। अब एक बच्चे की फीस कितनी हुई? अगर उस बच्चे को फीस देनी हो, उसको फीस से वहां के स्कूल के खर्चे को निकालना हो, तो वो बच्चा 10,000 दे रहा है। लेकिन तो वो डायरेक्ट नहीं दे रहा है, वो पैसा कहाँ से जा रहा है? आप जो पैसा कमा रहे हैं उसके इनकम टैक्स से, हम जो चीजें खरीद रहे हैं उसके जीएसटी से, या अन्य किसी भी सोर्स जो है, मतलब गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं पैसे कमाने के, उससे उसको भुगतान कर दिया जा रहा है। और हम उसी की जगह पर उसी कक्षा का 1,000 रुपए ले रहे हैं बच्चों से। परंतु वो 1,000 रुपए अभिभावक को स्वयं देना पड़ रहा है, इसलिए महंगा लग रहा है। हाँ, सिर्फ नजरिए का फर्क है, वहां वो 10,000 खर्च हो रहा है उस बच्चे पर। क्या क्वालिटी एजुकेशन महंगी होना जरूरी है? क्वालिटी एजुकेशन तो महंगा होगा ही। एक अगर सरकार ने मानक बनाया है कि एक प्राइमरी शिक्षक का वेतन 60,000 है, और एक शिक्षक एक कक्षा में अगर प्राइमरी का है तो 30 बच्चे पढ़ाएगा, मतलब ये भी 25 से 30 बच्चों का लगभग स्टैंडर्ड माना जाता है। तो अगर 30 बच्चे एक कक्षा में है और एक ही शिक्षक लग रहा है, उसकी 60,000 सैलरी है, 30 बच्चे हैं, तो कितना हो गया शुल्क? 2000 2,000 रुपए हो गया।
तो कहाँ से महंगा है? आप सरकार जो मानक खुद बनाई है वेतन का, उसी अनुपात में यदि फीस कोई रख रहा है तो कहीं से कोई बुरा नहीं है। और दूसरा, प्राइवेट विद्यालय सरकार के लिए सहयोगी हैं, जैसे अपना संस्थान है। हमारे पास लगभग 107 टीचिंग स्टाफ है, 107, और नॉन टीचिंग स्टाफ सब मिला के 175। तो 175 स्टाफ को अगर गवर्नमेंट सैलरी दे तो उसका साल में पूरा 25 करोड़ रुपए खर्च होगा। गवर्नमेंट अगर ये विद्यालय टेक ओवर करके खुद चलाए तो गवर्नमेंट का 25 करोड़ खर्च होगा, परंतु यह व्यवस्थाएं हम लोग स्वयं अभिभावकों के माध्यम से चला रहे हैं, तो सरकार का 25 करोड़ रुपए बच रहा है। तो इस पर कहीं ना कहीं सरकार को भी इन चीजों का, इन विद्यालयों का सहयोग समर्थन करना चाहिए, और अभिभावकों को भी ये रहना चाहिए कि हम सरकार के ऊपर बोझ नहीं, हम अपना खर्चा स्वयं निकाल रहे हैं। जैसे पहले की अपेक्षा आज के जो बच्चों में डिसिप्लिन है, हाँ, और अनुशासन है, ये सारी चीजें कम होती जा रही हैं। देखिए, डिसिप्लिन बच्चों में कम हो रही है तो वो कहीं ना कहीं वो भी ऊपर से ही आ रहा है। इनडिसिप्लिन एक्टिविटीज हैं वो कहीं ना कहीं ऊपर से आ रहा है। हम भी इनडिसिप्लिन हो गए हैं, घरों में लोगों की सोने और जगने की जो दिनचर्या थी वो बिगड़ गई है, खान पान का वो जो अनुशासन था वो बिगड़ गया है। तो बहुत सारी चीजें बड़ों में बिगड़ी हैं तो बच्चों में भी वो दिख रहा है। हाँ, जो ये जनरेशन चल रही है, जेनजी, और जो जनरेशन अल्फा स्टार्ट हुआ है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो हमको दिख रहा है इम्पेशंस जो बच्चों में आ रहा है, मतलब धैर्य की कमी जो आ रही है वो ऊपर से ही है। पेरेंट उसको कई बार ट्रेन कर रहे हैं, उन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं कि तुम ऐसे देखो, तुम्हें समाज में रहना है तो तेज बन के रहना होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसे ढीले बन के नहीं। तो तेज का मतलब अनुशासनहीनता नहीं, पहले तो पेरेंट को ये भी बताना होगा। आप स्कूल में, हाँ, पेरेंट यहाँ तक कह के भेजते हैं कि कुछ भी गलत, आप टीचर से जाओ कहो कि आप पैसे लेते हो तो आप ये, तो ये जो अनुशासनहीनता है, एक शिक्षक और जब छात्र के बीच ऐसे संवाद हो रहे हैं तो अन्य जगह तो होगा ही होगा। तो पेरेंट्स ही इसके लिए भी जिम्मेदार हैं। मैं इसके लिए सोसाइटी या किसी और चीज को, क्योंकि सोसाइटी लोगों से ही बनती है और लोग वही पेरेंट्स हैं, भाई बहन है, माता पिता, दादी दादा, वही है पेरेंट्स। और इसके लिए न्यूक्लियरिटी भी जो हो रही है, न्यूक्लियर फैमिली में लोग जा रहे हैं। तो अब न्यूक्लियर फैमिली है तो माता पिता दोनों अर्निंग वाले हो गए, दोनों चले गए बाहर, बच्चा घर में अकेला है, दादी दादा के साथ रह नहीं रहा है, या अपने ताऊ ताई के साथ, चाचा चाची के साथ रह नहीं रहा है, तो वो कुछ ज्यादा ही स्वतंत्र हो गया है। तो जो उसकी मर्जी हो रही वो कर रहा है। हम पैसे दे रहे हैं, हम हर डिमांड पूरी कर रहे हैं, तो वो भी इस डर से, इस प्रेशर से कि बच्चा कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। तो बच्चा 100 रुपए मांग रहा है, हम 100 रुपए दे रहे हैं, बच्चा जो कह रहा है हम वो सब कर दे रहे हैं। आज बच्चा मोबाइल मांग रहा है, अरे नहीं दिला दो, नहीं तो अभी उनका बच्चा जो है मोबाइल के लिए जिद किया था और उसके बाद उसने सल्फास खा लिया। तो ये प्रेशर जो बच्चों का, हमें लगता है कि एक बार जो होना होने दो, आप अपनी ड्यूटी करो, आप मोह में ना पड़ो। अगर यदि आप प्रेम करते हो, यहाँ भी मैं आपको बता दूं, मोह और प्रेम में इतना ही फर्क है, जब मोह होता है हमें किसी से तो हम मोह में बहुत सही कार्य नहीं कर पाते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि किसी तरीके से जो हमारा संगी साथी है, हमारा ब्लड रिलेशन में है, वो हमारे साथ जुड़ा रहे। लेकिन प्रेम में व्यक्ति ये नहीं देखता, वो कहता हमारे साथ जुड़ा रहे ना जुड़ा रहे मगर वो सही रहे। ठीक है, प्रेम में ये है कि वो सत्य का साथ देता है, लेकिन मोह में अक्सर झूठ का साथ जो है वो देता है। तो यही है मोह और प्यार। आपने कहा कि मोह जो होता है, यहाँ झूठ भी इंसान बोलता है। हाँ, झूठ, मोह में झूठ बोलेगा ही बोलेगा, और प्यार में जो है एक सत्यता पर। हाँ, सत्यता। अगर हम जैसे अभी मान लीजिए हम डायबिटीज पेशेंट हैं, हम आपके पास जाएं और आपने हमको कुछ मिठाई ऑफर कर दी, हमें कहा कि नहीं हम डायबिटीज है, आपने कहा अरे नहीं नहीं थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा खा लीजिए, तो ये मोह होगा। आप तुरंत उसका नहीं नहीं फिर तो बिल्कुल आप डायबिटिक हैं तो मीठा नहीं खाना चाहिए, तो ये प्रेम होगा यहाँ। लेकिन तो उस प्रेम को लोग जो है गलत समझ लेते हैं कि अरे एक के बार वो कहे कि हमको डायबिटीज, वो तुरंत हटा दिए प्लेट। हाँ, कहीं ना कहीं जैसे कुछ लोग चाय नहीं पीते हैं, हाँ, अरे पी लीजिए पी लीजिए, तो जबरदस्ती, तो वो मोह है ना। प्रेम में व्यक्ति नहीं जिद नहीं करेगा। अच्छा, वो आप नहीं खाना चाहते हैं तो मत खाइए, बिल्कुल दूसरा कुछ मंगा देता हूँ, बस यही ये चीजें होनी चाहिए। अच्छा, जैसे आज जो सोशल मीडिया का युग है, ये युवाओं के लिए सही है या गलत है? देखिए, सोशल मीडिया युवाओं के लिए सही है, परंतु वही जब जो बात अभी अनुशासन की आपने कही कि हम यदि अनुशासन में हैं तब तो ठीक है। आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स आते हैं किसी भी अभिनेता, राजनेता या किसी भी
महान शख्सियतों के लिए जो उनके पैर की धूल के समान भी नहीं है, ऐसे लोग भी कुछ भी उठान कमेंट किसी भी महान व्यक्तित्व पर कर देते हैं। किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि महात्मा गांधी के लिए कोई भी एक अपशब्द बोल सके, लेकिन तो सोशल मीडिया ने ये फ्रीडम दे दिया है, ये फ्रीडम भी नहीं दे दिया है, एक मुखौटा दे दिया है कि आप सामने से नहीं बोल रहे हैं। वही व्यक्ति जो हमारे सामने हमसे कुछ नहीं बोल पाता है, सोशल मीडिया पे हमें गाली दे देता है। हमारे सामने उसके सिट्टे पिट्टू गुम है, जरा भी कुछ नहीं वो बोल पा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि जब वो कुछ बोलेगा तो तुरंत यहाँ प्रत्युत्तर मिलेगा और सही उत्तर मिलेगा। लेकिन सोशल मीडिया पे हमने कुछ 4 लाइनें अगर लिखी, सही लिखी, अब उसको नहीं समझ में आई, हो सकता है उसका कोई और प्रतिरोध प्रतिशोध हो, तो उस चक्कर में उसने कुछ उल्टा सीधा कमेंट कर दिया। लेकिन तो कोई अगर ऐसा व्यक्तित्व है जो उलझना नहीं चाहता तो उसके कमेंट को इग्नोर कर देगा और फिर अपना काम आगे शुरू कर देगा। तो ये चीजें हैं कि अनुशासन में रहते हुए आप सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करें, किसी के भी पोस्ट पे कुछ कमेंट करें या अच्छे कंटेंट को ही डालें। फालतू के जो मतलब आजकल रील बना, जैसे आप हैं पॉडकास्ट कर रहे हैं, एक और अच्छा पॉडकास्ट करते हैं, मैंने पहले सुना, आपने रविंद्र राजभर जी का किया और तमाम लोगों का, जिले के जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज सेवी हैं, राजनेता हैं, आपने उनका पॉडकास्ट किया हुआ। तो ये एक कार्य अच्छा है कि इससे लोगों को एक प्रेरणा मिलती है कि हमारे जिले में इतने सारे अच्छे लोग हैं और ये इनके सफलता का राज क्या रहा और ये कैसे अपनी दिनचर्या में रहते हैं और कौन कौन से कार्य करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, ये सब पता चलता है। परंतु तमाम सारे लोग हैं कि कुछ भी ऊटपटांग डांस की रील डाल रहे हैं या अभद्रता वाले तमाम सीन डाल रहे हैं या गाली गलौज के वीडियोस बना करके डाल रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया पर। सर जैसे आपने कहा कि डांस करके डाल रहे हैं या ऐसे गाली गलौज करके डाल रहे हैं, मैंने एक चीज ये देखा है कि जो अच्छी चीजें होती हैं उनको, चाहे युवा हो गए या फिर और लोग हो गए, उसको प्रमोट कम करते हैं। हाँ, जैसे आज मैं इतने दिनों से कर रहा हूँ अभी इंस्टाग्राम पे, तो देखेंगे तो अम्बेडकर नगर के हाईएस्ट लेवल के जो समाज सेवी हैं, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मैंने उनका रील डाला हुआ है कट करके। लेकिन मेरे फॉलोअर्स देखेंगे अन्य की अपेक्षा 0 पे मैं हूँ और उनकी जो है लाखों मिलियनों में फॉलोअर्स। मिलियन में। दरअसल लोग क्या है कि आजकल हर चीज को एंटरटेनमेंट ही मान करके चलते हैं, जहां वो एंटरटेन नहीं हो रहे हैं, मनोरंजन नहीं हो रहा, उनको मजा नहीं आ रहा है। अब ये बातें सुनने में किस युवा को मजा आएगा, नहीं बताइए? कोई मजा इसमें उनको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि अच्छी बातें हो रही हैं, है ना, 4 बातें ऐसी हो रही हैं जो कि उनको झकझोरेंगी अंदर से, उनको सत्य का दर्शन कराएंगी। तो सत्य का दर्शन करना कौन चाहता है? झूठ भरी दुनिया में लोग जी रहे हैं और उसी में खुश हैं। तो उनको जैसे ही आप सत्य दिखाएंगे, उनको आईना दिखाएंगे, उनको सफोकेशन होगा, उनको घुटन होने लगेगी, उनको लगेगा कि बताओ हम कहाँ मुंह छुपा लें। तो ऐसी चीजों से वो कतराते हैं और वो मजा आ रहा है जो आपने बताया कि ऊट पठान की रीलों को देखने में, इसलिए उनके फॉलोअर्स काफी बढ़ते जा रहे हैं। तो कोई उद्देश्य भी तो नहीं। हाँ, तो बस यही है कि लोग सच से भाग रहे हैं। उनके सफलता का राज, जो आप बता रहे जिनके मिलियन फॉलोअर्स हैं, उनकी सफलता का राज सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष या पूरे विश्व की जनता का सत्य से भागना ही है। तो कहीं ना कहीं सत्य से भाग रहे हैं। हाँ,